Assalamualaikum friends, welcome back to the Code of Law. In this video we're going to learn about राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़, यानी कि पार्ट 2 हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे बुनियादी हकूक़ हमारे आइन में क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका आर्टिकल 7 है वो डील करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, के स्टेट क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो, और मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, और अ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक, प्रोविंशियल असेंबलीज में इंक्लूड होती है, एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज़, ठीक है, इन पाकिस्तान एज आर बाय लॉ एम्पावर टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। ठीक है, अब स्टेट के अंदर वो तमाम अथॉरिटीज़, ठीक है, पाकिस्तान में चाहे वो लोकल हों, ठीक है, या फिर कोई और हों जो अथोराइज्ड हों या जिनको लॉ ने एम्पावर्ड किया हो, जिनके पास पावर हो कि वो टैक्स इम्पोज कर सकें या सीज कर सकें। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसी अथॉरिटी होगी वो स्टेट कहलाएगी। ठीक है, उसको स्टेट समझा जाएगा, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल असेंबली है, और तमाम अदर लोकल अथॉरिटीज़ है। वो सारी अथॉरिटीज़ जिनके पास पावर है बाय लॉ कि वो टैक्स इम्पोज कर सके या सीज कर सके, वो डेफिनेशन में फॉल होंगी स्टेट की। ठीक है ना, तो आर्टिकल 7 जो है हमें सबसे पहले इसने हमें स्टेट को क्लियर कर दिया कि स्टेट क्या चीज़ है। देन इसके बाद हमारे पास चैप्टर 1 स्टार्ट होता है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए जो भी राइट्स बताए गए हैं, एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए जो राइट्स बताए गए हैं वो चैप्टर 1 आर्टिकल 8 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो आर्टिकल 8 है वो डील करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि लॉ के हट के हो, लॉ से हट करो, ठीक है, कंसिस्टेंसी में ना आता हो लॉ की, या फिर इन डेरोगेशन हो, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो इन सिंपल मीनिंग। ठीक है, तो वो तमाम लॉ जो हैं वो वॉइड कहलाएंगे। अब आर्टिकल 8 का क्लॉज 1 हमें क्या कहता है, ये कहता है कि एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी रस्म व रिवाज, यूजेज, ठीक है, जिसको फोर्स ऑफ लॉ के ज़रिए फोर्स करवाया जाता हो, इन सो फार एज इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर, और अगर वो इनकन्सिस्टेंट हुए, ठीक है, उन तमाम राइट्स से जो भी इस चैप्टर के अंदर दिए गए, आगे जाके हमें बताए जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं, तो वो तमाम लॉ, कोई भी ऐसा कस्टम, कोई भी ऐसा यूजेज वगैरह, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ वगैरह जो कि इनकन्सिस्टेंट हुआ उन तमाम राइट से, तो शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, वो उस एक्सटेंट तक, जिस हद तक वो इनकन्सिस्टेंसी में आ रहे हैं हमारे राइट से, वो क्या होंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका कोई वैलिडिटी नहीं होगी, वो कोई अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, वो वजूद ही नहीं रखते। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद अपना जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइड्स द राइट्स सो कन्फर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जो किसी का हक मारे, ठीक है, सो कन्फर्ड, जो भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया जो कि कॉन्ट्रावेंशन में होगा इस क्लॉज के, यानी कि इस लॉ के ये जो क्लॉज दिया गया है, ठीक है, इसको अगर वो कंट्रावीन कर रहा होगा, ठीक है, इसके कंट्रास्ट में बना होगा, ठीक है, यानी कि इसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, तो वो लॉ
उस एक्सटेंट तक जहाँ तक वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है वो लॉ जो है वॉइड होगा। ठीक है, अब इसी का जो क्लॉज 3 है वो ये कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू। अब ये जो प्रोविजन है इस आर्टिकल के ये अप्लाई नहीं होंगे, किन पर अप्लाई नहीं होंगे? एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, कोई भी आर्म फोर्स से रिलेटेड लॉज होंगे उन पे अप्लाई नहीं होगा। और ऑफ द पुलिस, ठीक है, पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉज है उन पे अप्लाई नहीं होगा। और ऑफ सच अदर फोर्सेस एज आर चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और वो तमाम फोर्सेस जो चार्ज की गई हों पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि और कोई भी एनएफ वाले हो गए या एसएफ वाले हो गए, जितनी भी फोर्सेस वगैरह हैं, ठीक है ना, उन तमाम फोर्सेस को काम दिया गया है कि वो पब्लिक में ऑर्डर मेंटेन कर सकें। ठीक है, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट वगैरह ना हो, तो उन तमाम आर्म फोर्सेस वगैरह उन तमाम फोर्सेस के ऊपर जो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, क्यों? क्योंकि उनको जो है अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी होती हैं। ठीक है ना, और द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम। अब यहाँ पर क्योंकि पुलिस वालों को ये राइट दिया गया है कि अगर कोई भी जो है न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, राइटिंग वगैरह कर रहा है पब्लिक में, ठीक है, अगर क्या कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है और कोई इस तरह का एक्ट कर रहा है, तो पुलिस के पास और जितने भी रेंजर्स हैं और आर्म फोर्सेस वगैरह, इनके पास ये राइट है कि वो उस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उस पर लाठी चार्ज हो रहा होता है और ये जो आंसू गैस फेंकी जा रही होती है, ये सब चीज़ें हो रही होती है। अब ये तो जाहिर सी बात है एक सिटीजन्स के राइट को इन्फ्रिंजमेंट की जा रही है। ठीक है ना, कि भाई आप इस तरह उनको तकलीफ पहुँचा रहे हो, तो ये तो आ गया इनकन्सिस्टेंसी में। इस आर्टिकल 8 की वोलेशन हो रही है कि आप किसी की लाइफ को जो इस तरीके से इन्फ्रिंज कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। अब इसीलिए कहा गया है कि ये जितने भी आर्म फोर्सेस वाले हैं, पुलिस हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी है। ठीक है, अगर वो ड्यूटी में रहते हुए ये काम कर रहे हैं ताकि मेंटेन रहे पीस, ठीक है, डिसिप्लिन रहे लोगों के दरमियान, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और साथ में ये बताया गया कि एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे, और ऐसा कोई भी लॉ जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है जो कि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे और एज अमेंडेड बाय लॉ स्पेसिफाइड इन डेट शेड्यूल, और कोई भी ऐसा लॉ जो कि स्पेसिफाइड किया गया उस शेड्यूल में उसके कमेंस्ड होने से पहले उसके, ठीक है ना, जो भी लॉ आया था उस लॉ के ऊपर भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल दी हुई है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 8 जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 8 में क्या बताया है। ठीक है, अब इसके जो फर्दर क्लॉजेज हैं, अब वो क्या कहता है कि अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में भी जो भी लॉज बताए गए हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन इसके बाद आ जाता है कि एंड नो सच लॉ नोर एनी प्रोविजन देयर ऑफ शेल बी वॉइड, और कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है वॉइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड डेट सच लॉ और प्रोविजन इज़ इनकन्सिस्टेंट विथ, इस ग्राउंड के ऊपर कि भाई वो लॉ या प्रोविजन जो इनकन्सिस्टेंट है या रिपग्नेंट है और एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, कि वो इस चैप्टर से या फिर इन प्रोविजन से रिपग्नेंट हो रहा है, इनकन्सिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये से जस्ट ये जो ग्राउंड्स बताए हुए हैं ना, सिर्फ इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है एप्लीकेबल जो है जो इसमें रीजंस दिए हुए हैं, सिर्फ उन लॉज के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी लॉज बनेंगे जो इनकन्सिस्टेंट होंगे, ठीक है, रिपग्नेंट होंगे, उन सब के ऊपर जो है ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। और इसके अलावा अगर कोई और दूसरे लॉज वगैरह आ जाते हैं, दूसरे कोई और प्रोविजंस वगैरह आ जाते हैं, आप उनको पूरा जो है वॉइड नहीं करोगे सिर्फ इस वजह से कि वो इनकन्सिस्टेंट हो रहे हैं या रिपग्नेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका फोर्थ क्लॉज है वो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन पैराग्राफ बी। ठीक है, जो भी चीज़ बताई गई है पैराग्राफ बी में, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि अब पहले जितनी भी बात की गई थी ना उसको छोड़ दो, मतलब अब वो कोई मायने नहीं रखती। अब हम जो कह रहे हैं ना इस बात पे बस फोकस करो। तो ये कह रहा है कि जो पैराग्राफ बी में जितनी भी बात बताई गई ना उसको आप रख दो फिलहाल साइड में। ठीक है, ऑफ क्लास 3 के पैराग्राफ बी में जो भी बात बताई गई है आप उसको रखते हैं साइड में। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के, अब 2 साल के अरसे के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसिंग डे, कमेंस होने के, कमेंसिंग जो डे था, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद से द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर शैल ब्रिंग द लॉज स्पेसिफाइड इन पार्ट
2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल इनटू कन्फर्मिटी विद द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस चैप्टर, के ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर जो लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, जो हमारे लॉ बनाने वाले बॉडीज़ हैं, उनका ये काम है कि वो लॉ को स्पेसिफाई जो भी किए गए हैं पार्ट 2 में और फर्स्ट शेड्यूल के, उनको कंफर्म करें और उनको कंफर्मिटी में लेकर आए विद द राइट्स जो भी दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उनको ये चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है, चेक बैलेंस रखना है, उनको ये चेकआउट करना है कि कोई ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट ना हो, और अगर है तो वो इसको कंफर्मिटी में लेकर आए, ठीक है। Provided that the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months। अब ये कहा गया है कि भाई जो appropriate legislature है, जो appropriate legislatures कानून बनाने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने वो कानून बनाया है जो inconsistent हो रहा है इस आर्टिकल से, तो वो बाय रेजोल्यूशन एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड 2 साल का, यानी कि उनको टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आपका जो लॉ जिस हद तक इनकंसिस्टेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से उसको आप ठीक कर लो, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा की मोहलत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, ये बताया गया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई कोई भी ऐसा लॉ होगा ना जो इनकंसिस्टेंट होगा विद द कॉन्स्टिट्यूशन से, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए हुए हैं हम सिटीजन्स को, तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म, कोई इन्फोर्स ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अब कि भाई ख़त्म नहीं होगा, 2 साल का टाइम दिया जाएगा और जो भी इनकंसिस्टेंसी आ रही है आप उसको ठीक कर लो, ठीक है, ये बताया गया है। अब इसके बाद इसका जो प्रोवाइज़ो हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन है वो ये हमें बताती है कि इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ पार्लियामेंट इज़ द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है, सच रेजोल्यूशन शैल बी अ रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब जैसे कि अभी ऊपर बताया गया था ना कि कोई एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर्स जो है उनको जो है उस लॉ को कन्फर्मिटी में लेकर आना है और रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कौन होगा। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर हमेशा जो है पार्लियामेंट होगी हमारी, और जो भी रेजोल्यूशन पास करना होगा वो नेशनल असेंबली ने करना होगा कि भाई ये लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है, ये लॉ रिपग्नेंट है, इस लॉ को कन्फर्मिटी की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्लॉज है वो हमें ये कह रहा है कि द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी राइट्स इस चैप्टर के अंदर दिए गए आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेसली, ठीक है, सिवाय और एक्सप्रेसली बताए जो भी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, जो भी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो भी राइट्स दिए हुए हैं उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि आप जो है लॉ को बचा लो और जो राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दें, लोगों के जो हुकूक हैं, ठीक है, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप उनसे छीन लो, ठीक है ना। हमारे जो लॉज बनाए जाते हैं वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि लोगों के राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो ड्यूटीज़ हैं लोगों की वो पूरी करवाई जाए उनसे। लेकिन यहाँ पर लॉज को जितने भी उनको प्रियोरिटी नहीं देनी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रियोरिटी देनी है। तो जितने भी ऐसे लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ सिटीजन्स हो रहे हैं उन लॉज को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ रहने दो, जो भी इनकंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं भाई हमारा रूल जो है वो तो ठीक है, बिल्कुल जो हमने कानून बनाए हुए वो बिल्कुल ठीक है, अगर इससे किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो भले ठीक है हो, उसका बुनियादी हक ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 8 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 8 हमें क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ एंड राइट्स बता रहा है, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा आर्टिकल 9 आ जाता है, एक लाइन का इसमें बस बताया गया है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, जो कि जस्ट इसमें एक लाइन की बताई गई है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कि किसी भी पर्सन से आप उसके जीने का, ठीक है, ज़िंदा रहने का हक, आज़ादी से रहने का हक जो कानून के मुताबिक दिया गया हो नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इससे कनेक्टेड कितने ही केसेस आ जाते हैं, ठीक है,
जैसे कि आप क्रिमिनल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, कोई अक्यूज्ड है उसको भी जीने का हक है, आज़ादी से जीने का हक है, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन, ये जो आर्टिकल 9 है ना, ये बड़ा ही इन डेप्थ है, ठीक है, काफ़ी डीप इसकी स्टडी आप कर सकते हो, इस पर आपको काफ़ी केस लॉज मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहने को तो बस जस्ट एक लाइन का इसमें जो है बियर एक्ट में जस्ट एक लाइन है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है।